नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। कांग्रेस अपने संगठन में इस समय बड़े बदलाव करने की प्रक्रिया में उस समय गुजर रही है। आपको याद होगा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाल ही में 2-3 मौकों पर यह कहा कि वो संगठन में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते हैं। संगठन को मजबूत करने के लिए जो जरूरी फैसले और कड़े फैसले उनको लेने होंगे उसको वो लेंगे। अभी दिल्ली में जो कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, उससे पहले महू में जब कांग्रेस की जो सभा हुई थी उसमें, और बेलगावी सम्मेलन में भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात के साफ साफ संकेत दिए थे कि कांग्रेस में जो उसको मजबूत करने के लिए जो जरूरी कदम उठाए जाने होंगे वो उठाएगी। और इस दिशा में कल एक बड़ा कदम उठा। कांग्रेस ने ओडिशा और मध्य प्रदेश इन 2 जगहों पर बड़ा बदलाव किया है। मध्य प्रदेश में जो विधायक हैं झाबुआ से डॉक्टर विक्रांत भूरिया, उनको कांग्रेस ने ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है और युवा नेता हैं, तेज तर्रार नेता हैं विक्रांत भूरिया। और कांग्रेस के इस कदम से माना जा रहा है कि उस आदिवासी वोट बैंक पर इस समय कांग्रेस फिर से काम कर रही है, जो किसी न किसी वजह से शायद उससे छिटक चुका है। और उधर ओडिशा में भी कांग्रेस की हालत जो है बहुत अच्छी नहीं है। आप जानते हैं कि अभी इन लोकसभा चुनाव के साथ साथ जो विधानसभा चुनाव भी हुए थे उसमें बीजेपी सत्ता में आ गई। बीजेडी की सत्ता को उसने खत्म कर दिया। तो ऐसे में कांग्रेस के सामने चुनौतियां बड़ी हैं और इसमें कांग्रेस ने ओडिशा में वहां पर भक्त चरण दास, जो कि बड़े नेता है कांग्रेस के, उनको अध्यक्ष नियुक्त किया है ओडिशा प्रदेश कांग्रेस इकाई का। तो कांग्रेस के ये जो 2 बड़े फैसले हैं, इनसे और क्या बदलाव हो सकता है आने वाले वक्त में, इनसे क्या असर पड़ेगा और किस तरीके से कांग्रेस इस समय उस वोट बैंक को, उन लोगों को इस समय फिर से अपने साथ जोड़ने में लगी है जो किसी समय कांग्रेस का मजबूत आधार होते थे। आप जानते हैं कि राहुल गांधी जिस तरह से उन्होंने पहले जो भारत जोड़ो यात्रा, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, उसमें वो आम जनता से तो मिले ही, इसके साथ ही उन्होंने लगातार जाति जनगणना का मुद्दा उठाया और उसमें उन्होंने दलितों, पिछड़ों, ओबीसी और उसके साथ साथ आदिवासियों की बात उन्होंने की, महिलाओं की बात की, मजदूरों की बात और किसानों की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। तो जिस तबके को बीजेपी ने केवल सत्ता के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन जब सत्ता में बीजेपी आई है तो उस तबके का लगातार अपमान हो रहा है। ऐसे में कांग्रेस ने उस कमजोर तबके को अपने साथ जोड़कर उनको भी ताकत देने की वो कोशिश में है और खुद को भी मजबूत करने की कोशिश में है। कांग्रेस की ये जो रणनीति है, ये फिलहाल एकदम से कोई असर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन आज के कल के जो फैसले हैं ये बता रहे हैं कि कांग्रेस अब कम से कम आत्मनिरीक्षण करने लगी है और वो ये समझने लगी है कि उसको अगर मजबूती से टिके रहना है, बीजेपी के सामने टिके रहना है, बीजेपी को हराना है, तो उसको किस तरह से काम करना होगा। और मेरा ख्याल है कल के ये जो 2 फैसले हैं ये इसी दिशा में उठाए गए बड़े कदम हैं। विक्रांत भूरिया जो है वो मध्य प्रदेश के नेता हैं ही, लेकिन उनका जो तेवर है वो काफी तल्ख है। आपको मैं सुनाती हूँ एक पिछले महीने का एक उनका बयान जो इस समय आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। यहाँ उन्होंने अमित शाह से किस तरह उनको ये कहा था कि क्या आप महू आकर नाक रगड़कर माफी मांगेंगे। अमित शाह से इस तरह से उनको एक चुनौती देना ये बता रहा है कि कांग्रेस का जो पूरा जोर है अब वो नई पीढ़ी के युवा और जो ऊर्जावान और जोशीले नेता हैं उनको अब वो जगह दे रही है। तो कांग्रेस किस तरह से काम कर रही है इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। पर पहले जो जिस बाइट की बात मैं कर रही हूँ वो हम आपको बयान सुना देते हैं कि विक्रांत भूरिया उनके तेवर क्या है। इस एक बयान को सुनकर समझे जा सकते हैं। सुन लेते हैं विक्रांत भूरिया ने पिछले महीने जनवरी में क्या कुछ कहा था अमित शाह को लेकर, अंबेडकर जी के अपमान को लेकर। सुन लेते हैं विक्रांत भूरिया को। दिलाते हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, पर आज तक कितने लोगों पर कार्रवाई हुई जिन्होंने दलित, आदिवासी, शोषित वर्गों का शोषण करा, उस पर एक पर भी कार्रवाई नहीं हुई है। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि ये लोग दलित, आदिवासियों और संविधान के सम्मान की बात करते हैं, जो कि खुद ही एक बहुत बड़ी बेशर्मी है। बड़े बड़े दावे करते हैं। आज इस विचारधारा का एक बहुत बड़ा उदाहरण दूंगा कि कितने ज्यादा बेशर्म लोग हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, वो कहते हैं राहुल जी को माफी मांगना चाहिए, उनके परिवार के लोगों ने जो करा उसके लिए माफी मांगना चाहिए। मैं
विजयवर्गीय जी से यह कहना चाहूंगा कि जो अपमान अमित शाह जी ने 13 दिसंबर 2024 को संसद में बाबा साहब अंबेडकर का करा, क्या उसके लिए अमित शाह जी महू आकर नाक रगड़कर माफी मांगेंगे? क्या अमित शाह जी और भाजपा जो आदिवासियों पर, दलितों पर मध्य प्रदेश में अत्याचार हो रहा है उस पर नाक रगड़कर माफी मांगेंगे? क्या महिलाओं का शोषण जो सबसे ज्यादा पूरे देश में मध्य प्रदेश में हो रहा है, क्या भाजपा के लोग और वरिष्ठ नेता नाक रगड़कर माफी मांगेंगे? वो नहीं मांगेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि ये सबसे ज्यादा जो अपराध कर रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा नाम किसी का आता है, वो भाजपा के लोगों का खुद का नाम आता है। तो अभी आपने सुना कि किस तरीके से भाजपा की पूरी पोल पट्टी खोल रहे हैं विक्रांत भूरिया और बता रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के ही वो रहने वाले और वहीं इंदौर में ही उनको ये चुनौती दी जा रही है कि आप राहुल गांधी से माफी की मांग करते हैं तो क्या अमित शाह भी अंबेडकर जी के अपमान पर माफी मांगेंगे? विक्रांत भूरिया के ये जो तेवर हैं, क्या ये भारतीय कांग्रेस, आदिवासी कांग्रेस में कोई बदलाव ला पाएंगे, या भक्त चरण दास को ओडिशा का अध्यक्ष बनाने से क्या ओडिशा में कांग्रेस रिवाइव हो पाएगी? क्या कांग्रेस में इस समय जो पूरा बदलाव की जो प्रक्रिया चल रही है, क्या उसका असर आने वाले वक्त में हमको देखने मिलेगा? आज इन्हीं तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे खरी खरी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार शकील अख्तर जी। शकील जी नमस्कार, स्वागत आपका इस कार्यक्रम में। शकील जी, अभी हमने सुना विक्रांत भूरिया को, इससे पहले हम लगातार देखते हैं कि जीतू पटवारी वो भी मध्य प्रदेश में बिल्कुल कांग्रेस का झंडा बुलंद किए रहते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है, जिसको कहना चाहिए कि आईसीयू में पार्टी पहुंची हुई है। बड़े बड़े नेता वहां पे हैं लेकिन वो कांग्रेस को रिवाइव नहीं कर पा रहे, और इसकी जो भी अंदरूनी वजहें हैं, क्या कांग्रेस उन पर अब आत्मचिंतन कर रही है? और कल का ये जो फैसला है, जो 2 फैसले आदिवासियों को, मतलब आदिवासी वोट बैंक को जोड़ने के लिए ये कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं, और कांग्रेस इस बदलाव से आखिर क्या हासिल कर सकती है? देखिए, सबसे पहले हम आदिवासियों की बात करें। आदिवासी कांग्रेस के सबसे बड़ा जनाधार थे, और 2014 के बाद, या मध्य प्रदेश की हम बात करें तो 2003 के बाद जो कांग्रेस का जनाधार खिसकना शुरू हुआ, उसमें सबसे आखिरी में, सबसे लास्ट में अगर थोड़ा बहुत कोई गया है तो वह आदिवासी है। आदिवासी आज भी इंदिरा गांधी को सबसे ज्यादा याद करते हैं, क्योंकि उनके जंगल बचाने की, उनकी जमीन बचाने की सबसे ज्यादा कानून जो है इंदिरा गांधी ने बनाए थे, उन्हें जमीनें दी। आज भी अगर आप आदिवासी इलाकों में जाएंगे, हम काफी गए हैं, आप भी गई होंगी छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में कई जगह, तो वहां अभी भी पुराने कई घरों में, झोपड़ियों में इंदिरा गांधी की तस्वीर मिल जाएगी, और इंदिरम्मा उन्हें कहते हैं। तो इंदिरा गांधी आज भी उनके लिए विश्वास का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। देश में करीब 10 करोड़ आदिवासी हैं, 9% के आसपास आदिवासियों की आबादी है, और राहुल ने इस सवाल को बहुत ठीक समय पर पहचाना था। और आपको याद होगा कि गुजरात के चुनाव में उन्होंने एक बड़ा सवाल पैदा किया था कि ये बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी ने वनवासी क्यों बोलते हैं? ये आदिवासी है, ये मूल निवासी हैं। वनवासी का मतलब होता है जंगली, जंगल में रहने वाले, ये वो नहीं है, ये यहाँ के मूल निवासी हैं। और उसके बाद आमतौर पे मोदी जी कभी ऐसा करते नहीं है। मोदी जी आदिवासी शब्द पे आ गए और आदिवासी उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, लेकिन उनके जो सारे संगठन हैं वो उसी नाम से अभी भी संचालित होते हैं, वनवासी परिषद वगैरह। तो देखिए, जो राहुल बात करते हैं जाति गणना की, राहुल जो बात करते हैं कमजोर को अधिकार की, उसमें वो दलित, पिछड़ों के साथ आदिवासियों का भी नाम लेते हैं। इन तीनों समूहों में आदिवासी ही एक ऐसा है जो सबसे ज्यादा दमित है, जिसकी आवाज सबसे ज्यादा कमजोर है। दलितों के आज कई नेता हो गए हैं। डॉक्टर अंबेडकर के बाद में काशीराम ने उस मुहिम को बहुत आगे तक चलाया। कांग्रेस में भी बाबू जगजीवन राम जैसे नेता हुए हैं। तो दलितों के पास अपने नेता हैं। सामाजिक न्याय के बाद, मंडल आयोग के बाद पिछड़ों में भी नेता हुए हैं। आज लालू यादव हैं, मुलायम सिंह जी थे, अखिलेश आज बहुत ही हिम्मत के साथ मुकाबला कर रहे हैं। सबसे ज्यादा हिम्मत के साथ अखिलेश जो है
या वहां योगी सरकार पे और या मोदी सरकार पे लगातार लोकसभा में सवाल खड़े कर रहे हैं, कुंभ में, भगदड़ पे, अव्यवस्थाओं पे सवाल खड़े कर रहे हैं। तो पिछड़ों में भी नेता है, लेकिन आदिवासियों में उतना बड़ा नेतृत्व भी नहीं है और ना उनकी आवाज है। तो ये राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत अच्छा काम किया है कि एक युवा विधायक को ऑल इंडिया आदिवासी डिपार्टमेंट का अध्यक्ष बनाया है। विक्रांत भूरिया बहुत कम उम्र के हैं, 41 साल की उम्र के आसपास उम्र है, विधायक हैं वहां से वो। और झाबुआ जो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश का आदिवासी इलाका है, वहां से वो आते हैं। कांतिलाल भूरिया जो कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं आदिवासी, उनके बेटे हैं। तो देखिए, आदिवासियों का जो ये मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। आदिवासियों की वापसी अगर कांग्रेस की तरफ होती है, गुजरात में है वो, मध्य प्रदेश में है वो, छत्तीसगढ़ में है वो, उड़ीसा में है वो, देश के विभिन्न इलाकों में फैले हुए हैं। जैसा हमने बताया, करीब करीब 9% आबादी है। और आपको याद होगा कि उनके ऊपर ही सबसे ज्यादा अत्याचार होते हैं। जीप से बांधकर खींचने वाले फोटो देखे हमने। सबसे ज्यादा तो घृणित फोटो हमने वो देखा कि जब एक आदिवासी पर पेशाब किया जा रहा था, जिसको बोलने में भी शर्म आती। मध्य प्रदेश की ही वो घटना थी। तो आदिवासियों को बहुत बुरी हालत में रखा जाता है। तो अब ये कांग्रेस एक नए तरीके की राजनीति कर रही है। और अगले बार में अगर आप आएंगे तो हम बताएंगे आपको कि बाकी जो रिशफल की बातें, पुनर्गठन की बातें, उसमें क्या हो रहा है। लेकिन खासतौर से अगर आदिवासियों की बात की जाए तो ये कांग्रेस का एक अच्छा कदम है। जी जी बिल्कुल। और कांग्रेस का ये कदम एकदम से नहीं उठाया गया है, बल्कि इसके पीछे ऐसा दिख रहा है कि पूरी सोची समझी रणनीति है। आपने जिक्र किया गुजरात चुनाव का, उस समय चल रही थी भारत जोड़ो यात्रा, और राहुल गांधी उस समय जिस तरह पूरा वो दक्षिण से उत्तर तक चले और वो रास्ते में सब मिलते गए। और मध्य प्रदेश में भी उन्होंने जितना वो उनका लंबा वक्त गुजरा था, और उसमें वो तमाम नेताओं से और आम जनता से जिस तरह से मिले थे, हमने वो तस्वीरें भी देखी कि कैसे वो प्रियंका गांधी के साथ वो तीर भी चला रहे हैं। मतलब वो ये बता रहे हैं कि उनको सब चीजें आती, और वो आम जनता को भी जानते हैं, वो आदिवासियों के दर्द को भी जानते हैं। आपने जिस घटना का जिक्र किया, राहुल गांधी ने खुद इस बात का उन्होंने उल्लेख किया था, और हम सुन लेते हैं। राहुल गांधी के 2 बयान हैं। पहले हम सुन लेते हैं कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था। वो पुराना बयान है 1 साल पहले का, लेकिन फिर भी प्रासंगिक है, क्योंकि राहुल गांधी वहां आदिवासियों के दर्द को ही बयां कर रहे हैं। क्या कुछ कहा था राहुल गांधी ने, उसको सुनते हैं। कुछ समय पहले किसी ने मुझे मोबाइल फोन पे एक वीडियो भेजा। मध्य प्रदेश का कोई नेता था, मुझे वीडियो भेजा। मैंने वीडियो को प्ले किया, प्ले दबाया, और उस वीडियो में एक बीजेपी का नेता आदिवासी युवा के ऊपर पेशाब कर रहा था। और मैंने सोचा, ये कैसी सोच है कि बीजेपी का एक नेता आदिवासी पर पेशाब कर रहा है और दूसरी साइड उसका कोई चमचा वीडियो ले रहा है। और वो वीडियो सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में वायरल हुआ। शायद वो देश के बाहर भी गया होगा। ये है विचारधारा बीजेपी की। सिर्फ आदिवासियों के साथ नहीं, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, गरीब पिछड़ों के साथ, जहां भी ये कमजोर लोगों का अपमान कर सकते हैं,
ये करते हैं। आप वनवासी नहीं हो, आप हिंदुस्तान के ओरिजिनल मालिक हो। और इस बात को समझकर, इस बात को मानकर कांग्रेस पार्टी ने ट्राइबल बिल दिया, जमीन अधिग्रहण बिल दिया, पैसा कानून दिया, आपकी जमीन आपको वापस दी, जंगल में आपको हक दिया। क्यों? क्योंकि हम आपको आदिवासी मानते हैं। शकील जी क्या कहेंगे? राहुल गांधी ने उस समय ही वो जो बातें कही और वो आज भी उसी बात पर कायम है, और कांग्रेस का ये जो फैसला है, क्योंकि बीजेपी की सोच तो बार बार उजागर होती है। जो मध्य प्रदेश वाली घटना है, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने उन जो पीड़ित व्यक्ति है उसको घर बुलाकर उसके पैर धोए, और ये सब तो ये पश्चाताप करने का दिखावा एक चीज है। सवाल यह है कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो इसका मतलब है कि बीजेपी ने जो सवर्ण तबके में एक जो सोच भरी है, उस सोच को, नफरती सोच को और बढ़ावा दे रही है बीजेपी। और ऐसे में राहुल गांधी का ये जो बयान था, और वो लगातार इस तरह के बयान देते हैं, और अभी ये जो बदलाव हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी की राजनीति जो है वो अपने तरीके से बिल्कुल अलग है। वो न किसी से डरते हैं, न वो जो पारंपरिक जिस तरह की धारणाएं हैं उन पे उस तरह से विश्वास करते हैं आंखें बंद करके। वह जनता के बारे में सोचते हैं, गरीब के बारे में सोचते हैं, कमजोर के बारे में सोचते हैं, और तब कई बार ऐसी बातें करते हैं वो जो प्रचलित मूल्यों के थोड़ा खिलाफ भी चली जाती हैं। लेकिन राहुल को इससे फर्क नहीं पड़ता। देखिए, 20 साल से राहुल ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो लगातार लड़ रहे हैं। राहुल ने यह भी कहा था कि विपक्ष के नेताओं में सबसे ज्यादा अगर कोई डरता है मोदी से तो केजरीवाल। वो जनता ने इसका अर्थ ग्रहण किया और केजरीवाल को हरा दिया। राहुल की इस बात का असर इसलिए ज्यादा होता है कि राहुल खुद नहीं डरते हैं। और अभी हम जो जिक्र कर रहे थे अखिलेश का, तो अखिलेश भी मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण दिया था मोदी सरकार ने, लगा था कि समझौता कर जाएंगे, नहीं किया। और आज वो सबसे बड़ी ताकत है। यूपी में लोकसभा में नंबर 1 की पार्टी 37 सीटें जीत के आए, विधानसभा में शायद 111 सीटें हैं उनकी। और दूसरी तरफ मायावती को आप देखिए, डर गई तो यूपी में तो खत्म हो ही गई, विधानसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 0 है। और दिल्ली के चुनाव में 50 के करीब सीटों पर उनके उम्मीदवारों के 1000 से कम वोट है। ये खेल ही सारा ये है आज के टाइम में, मोदी इरा में, मोदी के वक्त में, कि आप डरते हैं या आप हिम्मत से मुकाबला करते हैं। तो राहुल यही बात दलित से कह रहे हैं, यही पिछड़े से कह रहे हैं, और यही आदिवासी से कह रहे हैं, यही अल्पसंख्यकों से कह रहे हैं कि डरो मत, और कमजोर सवर्णों से भी कह रहे हैं वो। तो ये जो एक चीज है, इसी के लिए जो आप संगठन की आपने शुरू में बात करी, तो वो बहुत जरूरी चीज है। देखिए, राहुल के अकेले लड़ने से कुछ नहीं होगा। लड़ाई लड़ने के लिए पार्टी के पास एक संगठन होना बहुत जरूरी है, और इस दिशा में अब कांग्रेस ने काम करना शुरू कर दिया है। नेताओं की आपस में बात हो रही है, मिल रहे हैं। अभी आपने जो बताया कि उड़ीसा का अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बदला गया। उड़ीसा में कांग्रेस की हालत बहुत ज्यादा खराब है। उड़ीसा में कांग्रेस या तो मुख्य पार्टी हुआ करती थी या विपक्षी पार्टी हुआ करती थी, वो तीसरे नंबर पर आ गई। बीजेपी ने सरकार बना ली और बीजू पटनायक की पार्टी जो है वो नंबर 2 पे आ गई। तो वहां पे बहुत जरूरी था, बहुत दिनों से ये मांग हो रही थी। उड़ीसा में हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि अभी लोकसभा के चुनाव में वहां की एक प्रत्याशी ने इसलिए चुनाव लड़ने से कांग्रेस की इनकार कर दिया था कि उसे पास पैसा नहीं था। बहुत ही गंभीर स्थिति थी। आप शायद जानती भी होंगी उन्हें व्यक्तिगत रूप से, पत्रकार थी वो, पत्रकार है भी, सुचरिता मोहंती। उनके पिता इंदिरा गांधी के टाइम में मंत्री थे। तो लेकिन अब शुरू कर दिया है। अब जो है ये थोड़ा छुटपुट में हो रहा है, लेकिन शायद एक बार में अब सारी पूरी लिस्ट आएगी जब तैयारी हो जाएगी, क्योंकि सबसे बड़े जो चेंज होना है वो होना है जनरल सेक्रेटरीज में। जनरल सेक्रेटरी पूरे के पूरे बदले जाएंगे, सारे के सारे। तो उनमें होगा, डिपार्टमेंटों के जो चेयरमैन है उनमें होगा,
और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का जैसे भक्तचरण दास को बनाया, शायद ऐसे ही एक एक दो दो करके बदले जाएंगे। लेकिन जनरल सेक्रेटरी और डिपार्टमेंटों के चेयरमैन, क्योंकि सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी कांग्रेस ने अभी कुछ महीने पहले बना दिए थे, करीब 80 के करीब बना दिए थे। तो ये दो की पोस्टें हैं जिनमें अब कांग्रेस से जल्दी ही कुछ करेगी। हम यहाँ आपको बता दें कि बहुत लंबे अरसे से कांग्रेस में पूरा रिशफल नहीं हुआ है। लास्ट जो हुआ था पूरा, वो 2004 में सोनिया गांधी ने किया था। उसके बाद अब करीब 20 साल हो गए। सोनिया गांधी अध्यक्ष थी, उसके बाद राहुल बन गए, फिर सोनिया बन गई, और फिर अब खड़गे जी बन गए। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है, और इस जरूरत को आपको याद होगा कि जो हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव हारने के बाद दिल्ली के अंदर CWC हुई थी, उसमें खड़गे जी ने इन सारी समस्याओं को स्वीकार किया था। उन्होंने कहा था कि हमारे पास संगठन नहीं है, ये उनके शब्द थे। और फिर उसके बाद जब बेलगावी कर्नाटक में CWC हुई, तो उसमें उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि 2025 हम संगठन का साल बनाएंगे। और इसमें जो खास बात उन्होंने कही, वो कितना कर पाते हैं ये देखना होगा, कि हम ढूंढ के अच्छे लोगों को लाएंगे। ये काम इंदिरा गांधी करती। जो आसपास आपको चेहरे दिख रहे हैं उन्हीं में से ले लेना, ये कोई बहुत कौशल का काम नहीं होता है संगठन के लिए। आपकी कुशलता इंदिरा गांधी की तरह वो होती है कि आप पूरे देश में जो घूमते हैं, जाते हैं, राहुल ने इतनी यात्राएं करी, देखा, लोगों से मिले, खड़गे जी जा रहे हैं, तो वहां जो काम करने वाले लोग हैं उनको आप पकड़ के लाए। जैसे अभी आपने विक्रांत भूरिया को पकड़ के लाया, ये एक वो चीज है जिसको आपने मध्य प्रदेश से एक विधायक से उठा के आपने उसको राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च कर दिया। तो इस तरह के काम आप कैसे करेंगे, इस पर ही आगे सबकी निगाहें होगी। देखते हैं। जी बिल्कुल। और विक्रांत भूरिया ने, उन्होंने भी इस जिम्मेदारी को खुशी से स्वीकार किया है और ये संकल्प जताया है कि वो अच्छे से काम करेंगे। क्या कुछ कहा है विक्रांत भूरिया का, एक ट्वीट है धन्यवाद का, वो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि उस ट्वीट में उन्होंने बहुत सारी चीजें स्पष्ट कर दी हैं। क्या लिखा है विक्रांत भूरिया ने इस पोस्ट को मिलने के बाद, उसको देख लेते हैं। विक्रांत भूरिया लिखते हैं, आभार और संकल्प, यह मेरे लिए अत्यंत गौरवपूर्ण क्षण है। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मेरे नेता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जी और के राजू जी का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताते हुए मुझे ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया। यह जिम्मेदारी केवल एक पद नहीं बल्कि एक मिशन है, आदिवासी समाज के हक, सम्मान और अधिकारों की रक्षा एवं सशक्तिकरण का। यह हमारे स्वाभिमान और न्याय की लड़ाई को और मजबूती देने का अवसर है। मैं संकल्प लेता हूं कि इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और संघर्ष के साथ निभाऊंगा, ताकि आदिवासी समाज की आवाज और अधिक प्रभावी और सशक्त हो। साथ ही मैं अपने सभी साथियों, कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों का हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हर संघर्ष में मेरा साथ दिया। यह केवल मेरी नहीं, हम सबकी सामूहिक लड़ाई है और हम मिलकर इसे नए शिखर तक पहुंचाएंगे। जय जोहार, जय कांग्रेस। ये डॉक्टर विक्रांत भूरिया का एक तरह से आभार और संकल्प दोनों उन्होंने शुरू में ही लिख दिया है। और जो आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल, जैसे मुझे याद है, अब हालांकि वो बहुत पुरानी बात है, लेकिन अरविंद नेताम जो एक समय में इंदिरा गांधी की कैबिनेट में, मेरा ख्याल है, वो मंत्री हुआ करते थे, और वो एक युवा नेता, और उनके कारण जो था काफी, मतलब एक जो आदिवासियों की बात, इंदिरा गांधी का तो आपने बिल्कुल सही कहा कि वो आदिवासी इलाकों में अभी भी, मतलब कांग्रेस की पहचान पंजा और इंदिरा गांधी दो ही से होती, वो नए नेताओं के नाम भी शायद नहीं जानते। लेकिन अब बीजेपी के इस दौर में नए तरीके से और नए लोगों के साथ, नई सोच के साथ लड़ाई की जरूरत कांग्रेस को दिख रही है, और अच्छी बात है कि कांग्रेस इस दिशा में आगे बढ़ रही है। जो आदिवासी बहुल राज्य है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान में बड़ी आबादी आदिवासियों की है, गुजरात है, पूर्वोत्तर है, बहुत बड़ा इलाका है, और महाराष्ट्र में जैसे हार गई बीजेपी, लेकिन झारखंड बीजेपी हार गई, और वहां पर कांग्रेस, और वहां पर चूंकि है हेमंत सोरेन, उनके कारण जीत मिली। लेकिन अब झारखंड में भी ये चर्चा है कि कांग्रेस वहां पर अपने जिला अध्यक्षों को और इन सबको बदलने पर विचार कर रही है। गुलाम अहमद मीर जो है वो ये विचार कर रहे हैं, वहां के जो प्रभारी हैं, कि ये कांग्रेस में वहां भी बदलाव की जरूरत है। झारखंड में पिछले अभी कुछ महीने पहले राहुल गांधी ने जो न्याय अधिकार सम्मेलन जो किया था, उसमें उन्होंने कुछ जरूरी बातें कही थी। क्या कुछ कहा था राहुल गांधी ने, एक बार उसको सुन लेते हैं, उसके बाद फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि कांग्रेस में और किस तरीके के बदलाव की जरूरत है। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, पहले उसको सुनते हैं। आज क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं।
जब बीजेपी के लोग आदिवासी को वनवासी कहते हैं तो वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आपका जो इतिहास है, आपका जीने का तरीका है, आपकी फिलॉसफी है, आपकी साइंस है, मेडिकल साइंस है, जिसको आप हजारों साल से चला रहे हो, उसको वो खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आपसे कह रहे हैं कि देखिए, आदिवासी का मतलब क्या? आदिवासी का मतलब जो सबसे पहले मालिक थे। वनवासी का क्या मतलब है? जो जंगल में रहते हैं। देखिए फर्क, देखिए, मान लीजिए यहां पे आप लोग बैठे हो और ऑडिटोरियम में आप सबसे पहले आए, ऑडिटोरियम आपने बनाया, ऑडिटोरियम की जमीन आपकी, और मैंने आपसे कहा भैया आप वनवासी हो। इसका क्या मतलब है? जंगल में जाओ, ऑडिटोरियम तुम्हारा नहीं है, इसका यह मतलब है। तो जब ये शब्द का प्रयोग करते हैं आदिवासी वनवासी, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये आपकी पूरी हिस्ट्री है। शकील जी, यहाँ पर जिस तरह राहुल गांधी समझाते हैं उदाहरण देकर, उन्होंने सही उदाहरण दिया। अभी मुझे याद है कि इसके पहले अभी जो पटना में उन्होंने एक जब वो सम्मेलन हुआ था उसमें उन्होंने ये उदाहरण दिया था कि अब मैं यहाँ पर कुछ लोगों को रखूं लेकिन पीछे से मैं सारी चीजें खुद हैंडल करूं तो या अपने हिसाब से चलाऊं, तो जो मंच पर जिन लोगों को मैंने बैठाया उनके हाथ में तो वाकई कोई शक्ति नहीं रहेगी। तो वो अलग अलग उदाहरण देकर लोगों को आसानी से समझाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या एक अकेले राहुल गांधी से, क्या एक अकेले मल्लिकार्जुन खड़गे से कांग्रेस में ये बदलाव संभव होगा? ये सवाल मैं इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि मैं इनकी वेबसाइट देख रही थी। अब जो आदिवासी कांग्रेस, मान लो बीजेपी का अगर कोई इस तरह का संगठन जैसा रहता तो उनकी पूरी वेबसाइट अपडेट रहती है, वो सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं क्योंकि जमाना सोशल मीडिया का है। ठीक है कि हो सकता है कि आदिवासी इलाकों में लोग उतना सोशल मीडिया पर एक्टिव न रहते हो, लेकिन अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको जितना ज्यादा इस समय एग्रेशन की और एक्टिव होने की जरूरत है, क्या कांग्रेस उसमें कहीं चूक कर रही है? और नए लोगों को लाने से, विक्रांत भूरिया जैसे लोगों को लाने से क्या ये राहुल गांधी की ताकत में इजाफा करेंगे? बिल्कुल करेंगे इजाफा, इसीलिए लाया जा रहा है। लेकिन जो आपका सवाल है वो बहुत ही वाजिब है कि ये सारी जो कमियां हैं, लेकुनाज हैं, तो वो है कांग्रेस में, और उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि संगठन नहीं है। हमने बताया जैसे कि 2004 में सोनिया गांधी ने पूरे संगठन को पुनर्गठित किया था, और 2004 से 20 साल हो गए, 3 अध्यक्ष बदल गए, लेकिन वही वैसा का वैसे ही ढीला ढाला सा संगठन चल रहा है। खड़गे जी को आए भी 2 साल से ज्यादा हो गए अध्यक्ष बने हुए। तो ये एक बहुत ही जरूरी चीज थी। जब ये हरियाणा हारे, महाराष्ट्र हारे, तो इनकी समझ में ये बात आई, और वो भाषण बार बार सुना जाना चाहिए जो मल्लिकार्जुन खड़गे का है। वो वैसे तो उसका वीडियो तो नहीं आएगा क्योंकि वो एक ऑफ कैमरा होता है, सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में है, लेकिन उसका पूरा जो लिखा हुआ जो है, जो कांग्रेस ने बताया है, वो मौजूद है। तो उन्होंने हर पहलू पे अपना रोशनी डाली थी और बोला था कि हमारी कमियां क्या क्या हैं, और ये स्वीकार करना बहुत बड़ी बात थी। उसको भी अब 3-4 महीने हो रहे हैं, तो स्वीकार करना तो पहला चरण होता है, ठीक है, लेकिन उसे दूर करना वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो अब इस दिशा में पहल शुरू हो गई है, और इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि देखिए, काम करने वाले को आपको पुरस्कार देना पड़ेगा, उसे ढूंढ के लाना पड़ेगा। कांग्रेस में पहले डीसीसी, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती थी। जिला कांग्रेस अध्यक्ष का सबसे ज्यादा जलवा हुआ करता था, और इंदिरा जी सांसद को, विधायक को टाइम दे या न दे, लेकिन कोई जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष पहुंच जाता था या ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष ही पहुंच जाता था, तो उसे समय जरूर मिलता था। सोनिया जी ने दिल्ली में रामलीला मैदान में ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों का एक ऑल इंडिया अधिवेशन किया था यहाँ पे,
तो ये सब जो है अपने जड़ों की तरफ वापस जाना बहुत जरूरी है। बीजेपी में ये कई परंपरा नहीं थी, वहां जिला अध्यक्ष का कोई महत्व नहीं था, वहां संगठन मंत्री हुआ करता था और वही सब कुछ देखता था। तो कांग्रेस की अपनी परंपराएं थी, आपको याद होगा हर जिले में उसका अपना ऑफिस हुआ करता था, खुद का हर जिले में ऑफिस हुआ करता था कांग्रेस का। तो वो सब धीरे धीरे खत्म हो गया, उसे वापस लाने की कांग्रेस ने बहुत सारी बातें हैं। अब एक पहल शुरू करी थी कि उसकी जो ऑफिसर्स थे वो लोगों ने कब्जे कर लिए हैं, चले गए हैं, उन्हें कैसे वापस लाया जाए उसके लिए कुछ लोगों को नियुक्त भी किया था, वो काम भी अपनी जगह पे हो रहा है। लेकिन ये जो संगठन का काम है इसमें एक बात तो जैसे हमने कहा कि आपको ढूंढ के लाना पड़ेंगे, दूसरे उन लोगों को दूर करना पड़ेगा जो लगातार गुटबाजी करते हैं। कांग्रेस में बहुत बड़ी समस्या है। आप राजस्थान सिर्फ एक ही कारण से हारे, वो गुटबाजी। हरियाणा आप एक ही कारण से हारे, वो गुटबाजी। लोग छत्तीसगढ़ से उसकी तुलना करते हैं, छत्तीसगढ़ में गुटबाजी की वजह से नहीं हारे, वह गुटबाजी इतनी ज्यादा तीखी नहीं थी, वहां पे थी गुटबाजी और उसकी वजह से आपको हार नहीं हुई। हार के कारण वहां दूसरे रहे हैं। मध्य प्रदेश में हार के कारण दूसरे रहे, वह गुटबाजी के वजह से आप नहीं हारे। तो ये जो फर्क करना है, जनरलाइज करने से बचना पड़ेगा। हम पत्रकार लोग करते हैं, हम लोगों को लिखना होता है, बोलना होता है, बहुत सारी बातें होती है, लेकिन इसमें पार्टियों को नहीं जाना चाहिए। पार्टियों के पास एक अपना सिस्टम होना चाहिए, उसके आधार पे उसे करना चाहिए। अब ये कांग्रेस ने शुरू कर दिया है, हमें लगता है कि संगठन पूरा का पूरा बदलेगा, जिसे कहते हैं एक नए तरीके से सारा का सारा सामने आएगा, नए लोग उसमें सामने आएंगे, जो काम करने वाले हैं वो सामने आएंगे और हमें लगता है कि जल्दी हो जाएगा। जी जी बिल्कुल। और ये जो हम अभी मध्य प्रदेश से चूंकि विक्रांत भूरिया को बनाया गया है और वो ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस के मतलब उनका काम तो वो पूरे देश भर में जो आदिवासी हैं उनको जोड़ने का और उनको कांग्रेस में फिर से मजबूती के साथ स्थापित करने का उनका काम रहेगा। लेकिन अगर केवल मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दो बड़े आदिवासी बहुल राज्य थे और जो दोनों ही कांग्रेस के हाथों से निकल गए। और मध्य प्रदेश में तो कब से कांग्रेस जो है बिल्कुल सूखे से ही गुजर रही है। 1 साल के लिए जो मिली सत्ता वो भी उसने आपने सही बताया कि वो गुटबाजी के कारण। और इधर छत्तीसगढ़ की बात करें तो जिस तरह से अजीत जोगी को कि ठीक है आपने पहला ये बताकर कि हमने आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उसके बाद जो कांग्रेस हारी तो 15 साल नहीं लौट पाई, फिर आई 5 साल चल गई सरकार लेकिन फिर नहीं लौट पाई। तो ये जो सब सिलसिला चल रहा है। और उधर गुजरात में भी आदिवासियों की अच्छी खासी वो है और पहले कांग्रेस का वहां पर आधार हुआ करता था, लेकिन फिर जो वो सिमटना शुरू हुई है। तो ये जो सारे राज्य, जहां राजस्थान में जैसे ये सारे राज्य जो कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करते थे, यहाँ पर किस तरीके से कांग्रेस अपने आप को फिर से मजबूत कर सकती है? क्योंकि आदिवासियों को जोड़ना एक बात है, हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी का पूरा जोर दलितों, वंचितों, ओबीसी पर भी है। वो अभी जिस तरह से उन्होंने खुद अपनी गलती मानी कि हाँ हमारे कारण ही आप हमसे दूर हुए हैं, ये बात राहुल गांधी ने वंचित समाज दिशा और दिशा में जो सम्मेलन हुआ था उसमें उन्होंने ये बात कही थी। क्या कांग्रेस के बाकी नेता भी इस बात को मानेंगे कि कहीं ना कहीं उनसे गलती हुई है और वो राहुल गांधी के कहने पर जिस तरह इंदिरा गांधी की बात सुनी जाती थी, क्या अब राहुल गांधी की या प्रियंका गांधी की या मल्लिकार्जुन खड़गे की बात सुनी जाएगी कांग्रेस में? सुनना पड़ेगी। अगर आपको अपना अस्तित्व बचाना है कांग्रेसियों को तो सुनना पड़ेगा। देखिए कांग्रेसियों ने केंद्र में 10 साढ़े 10 साल निकाल दिए और मध्य प्रदेश की आप बात कर रही थी, मध्य प्रदेश 21 साल हो गए। 2003 में सत्ता गई थी कांग्रेस के पास से और आपने सही कहा कि 1 साल के लिए आई थी और उस 1 साल में भी कमलनाथ जी ने क्या किया? कोई भी कार्यकर्ता को जो मंडल और आयोग होते हैं हर राज्य में कहीं नियुक्त नहीं किया। अभी आपने मध्य प्रदेश में देखा कि माखनलाल चतुर्वेदी का नया कुलपति फिर से बना दिया है। उन्होंने कमेटी बना रहे थे कांग्रेस, इतने लोगों की कमेटी बनाएंगे वो तय करेगा, उसमें पूरा समय निकल गया। और बीजेपी ने आते ही जैसे ही कमलनाथ की सरकार गई पहला साइन किया कि सारे मंडल आयोग भर दो। इसी तरह आपने राजस्थान में देखा पूरे 5 साल निकाल दिया अशोक गहलोत ने, किसी मंडल आयोग में कहीं पे भी किसी कांग्रेसी कार्यकर्ता को जगह नहीं मिली, ब्यूरोक्रेट चलाते रहे या जो बीजेपी ने वसुंधरा राजे ने पहले भर्ती की थी वो लोग चलाते रहे। तो ये जो कांग्रेस की अपनी कमियां हैं इनको वो कैसे दूर करेगी, ये बहुत बड़ी
समस्या है, उसके अंदर जो एक सामंती मिजाज है कि सब चलता है, ठीक है। देखिए, ये तो आरोप लगते हैं कि सबसे ज्यादा अगर बीजेपी वालों को, आरएसएस वालों को भर्ती करता है तो वो बीजेपी की सरकार नहीं करती, वो तो कांग्रेस ही करती है। हर राज्य में ये हुआ है ये। अब जी छत्तीसगढ़ की अगर आप बात करें तो छत्तीसगढ़ में देखिए, पहला मुख्यमंत्री सोनिया गांधी ने खुद अपना व्यक्तिगत इंटरेस्ट लेके अजीत जोगी को बनाया था, जी आदिवासी के नाम पे बनाया था। विद्याचरण शुक्ला बहुत नाराज भी हो गए थे, आपको सारा पूरा याद है, पूरा मोतीलाल वोरा भी नाराज हो गए थे, पूरा दृश्य याद होगा आपको सारा का सारा। लेकिन अजीत जोगी कितना ओवर स्मार्ट खेले हैं, उसका नतीजा क्या हुआ कि वो सरकार भी गई, उसके बाद सरकार बड़ी मुश्किल से वापस आ पाई और खुद अजीत जोगी भी चले गए छोड़ के। तो अजीत जोगी भी कांग्रेस के साथ वफादारी नहीं निभा पाए अपनी। अजीत जोगी को जो कुछ भी बनाया कांग्रेस ने बनाया था, अजीत जोगी जाके बीजेपी की गोद में बैठ गए पूरे के पूरे। तो ये सारा कांग्रेस की जो कहानियां हैं कि ये ऐसा नहीं है कि पहचान में नहीं आते। हम जब छत्तीसगढ़, जब अजीत जोगी की सरकार थी तब जाते थे, देखते थे, और हमने कई बार ये बातें लिखी कि अजीत जोगी जो कर रहे हैं वो कांग्रेस की नीतियों का काम नहीं कर रहे हैं। आपको अगर याद होगा कि सबसे पहला प्राइवेट पीआर जो है अजीत जोगी ने शुरू किया था छत्तीसगढ़ में। उस टाइम तो कॉन्सेप्ट नहीं था। सूचना विभाग जो है, जनसंपर्क विभाग, वो सारा काम करता था। हमारे पास पहला फोन आया तो हमने कहा आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं? सूचना विभाग है, जनसंपर्क विभाग है, वो पहुंचाएगा मुख्यमंत्री की खबर, हम देखेंगे उसको, चलिए अब हम ही देखते हैं। वाकई हम हैरान हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा, मध्य प्रदेश का तो आपको मालूम है, मध्य प्रदेश से ही अलग होकर छत्तीसगढ़ बना था। बहुत अच्छे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में गिनती होती थी मध्य प्रदेश की, बहुत ही अच्छे ऑफिसर हुआ करते थे, उन्होंने किसी प्राइवेट कंपनी के हवाले कर दिया वो सारा का सारा। तो ये कांग्रेस के नेता जो हैं, जो शतरंज जिसे कहते हैं, वो सब अपना खेल करते रहते हैं। तो इंदिरा गांधी इन सब को देखती थी। अब ये राहुल गांधी और खड़गे, ये दोनों कैसे देखेंगे, यही सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि आप जो चुनाव जो है जीतते जीतते कैसे हार जाते हैं। दिल्ली के चुनाव पे भी आपको रिव्यू करना पड़ेगा कि दिल्ली के चुनाव में ठीक है केजरीवाल हार गए, तो केजरीवाल के हारना आपकी कोई जीत नहीं है अपनी। आपको कितने वोट मिले, 6%, 4 से 6 ज्यादा नहीं हुए, सब उम्मीद कर रहे थे कम से कम 2 अंकों में आएंगे। तो ये सारी चीजें कांग्रेस को लगातार रिव्यू करना पड़ेंगी, देखना पड़ेंगी, क्योंकि लोगों को कांग्रेस से उम्मीदें हैं। विपक्ष में वही एकमात्र दल ऐसा है और उस दल का एक नेता ऐसा है जिससे लोगों को उम्मीदें। अगर राहुल ना होते तो शायद लोगों को इतनी उम्मीदें भी नहीं होती। 20 साल से वो आदमी लगातार घूम रहा है, लगातार काम कर रहा है, मान अपमान की परवाह नहीं कर रहा। पप्पू कहा, बाबा कहा, जाने क्या क्या कहा। खुद राहुल ने कहा कि हजारों करोड़ रुपया खर्च किया है मेरी इमेज खराब करने के लिए, हजारों करोड़ रुपया, और वाकई किया है, आज भी कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी जाने से पहले विदेश से राहुल और नेहरू बोलते हुए गए। दिल्ली जीत के दिल्ली की खुशी मनाने के बदले वो नेहरू नेहरू कर रहे थे। संसद में दोनों सदनों में उन्होंने बयान दिया अपना बजट के ऊपर, नेहरू नेहरू, राहुल राहुल कर रहे हैं। तो राहुल वो ताकत है जिससे इन्हें आज भी डर लगता है। ये परिवार आज भी वो ताकत है जिससे उन्हें डर लगता है। अगर ये परिवार न हो तो कांग्रेस के कितने टुकड़े हो जाएंगे कहना बहुत मुश्किल है। तो ये इसलिए जो कांग्रेस के लोग हैं उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि अगर कांग्रेस को मजबूत करना है तो उन्हें राहुल का साथ देना पड़ेगा। कभी आपने सुना कि राहुल या कोई भी आदमी, युवा आदमी अध्यक्ष बने और उसको 2 साल के अंदर इस्तीफा देना पड़े? राहुल ने इस्तीफा दिया था। अभी आप गुजरात चुनाव की बात कर रही थी, 2017 में राहुल अध्यक्ष थे और राहुल बीजेपी को 100 से नीचे ले गए थे और खुद कांग्रेस की 77 सीटें आई थी, यहाँ तक सही याद है तो, इसी के आसपास आई होंगी, थोड़ा भूल सकते हैं। 77 सीटें आई थी कांग्रेस की। राहुल ने कितनी मेहनत की थी उन चुनावों में। उसके बाद अगर आपको याद होगा 2018 में राहुल मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, तीनों जगह कांग्रेस को वापस लेकर आए थे। वो राहुल गांधी थे और उन्हीं के खिलाफ कांग्रेसियों ने साजिश करना शुरू कर दी और प्रियंका गांधी को कहना पड़ा था सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में कि जिन लोगों ने मेरे भाई की पीठ में छुरा घोंपा है वो यहीं बैठे हुए। तो ये कांग्रेस के अंदर ये सारी प्रवृत्तियां हैं, आत्महंता प्रवृत्तियां हैं, क्योंकि उनके अपने सब कुछ सही है, उन्हें अपनी कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन पार्टी को परेशानी होती है, देश को परेशानी होती है, कार्यकर्ता को परेशानी होती है।
तो ये इसीलिए कांग्रेस को ऊपर से यानी कि हाईकमान के लेवल से सख्त होना पड़ेगा। जब तक वो सख्त नहीं होंगे, कड़े डिसीजन नहीं लेंगे, और जो गुटबाजी करने वाले हैं, पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले, उन्हें निकालेंगे नहीं। राहुल कहते हैं कि चले जाएं, जाएगा कोई नहीं। क्यों जाएगा कोई? जाने के बाद पूछेगा कौन? जाता तो आदमी तब है जब मोदी जी उसको इनवाइट करते हैं, मोदी जी उसको कुछ देते हैं। ऐसे अगर कोई अपने आप से जाएगा तो मोदी जी तो पूछेंगे भी नहीं उसको। इससे जाने वाला कोई नहीं है। आपको इन लोगों की पहचान करके उन्हें निकालना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि केवल इस देश की जनता को कांग्रेस से उम्मीद है। हम ये देख रहे हैं अभी शिवसेना सांसद संजय राउत या सपा के जो सांसद है राज्यसभा में कपिल सिब्बल, उन दोनों ने भी यही बयान दिए कि कांग्रेस पार्टी को ही वो सबसे बड़ी पार्टी है, वो विपक्ष के हम सारे दल उसी की तरफ देख रहे हैं और उसी को इंडिया गठबंधन को लीड करना होगा। ये बात अभी दिल्ली चुनाव के बाद फिर से कही गई। इसका मतलब है कि इंडिया गठबंधन की उम्मीद भी कांग्रेस से है और इस देश की जनता की उम्मीदें भी कांग्रेस से हैं और सबसे ज्यादा राहुल गांधी से हैं। और खड़गे जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में, और राहुल गांधी अपना जिस तरह से घूम घूम कर उन्होंने अनुभव इकट्ठा किया है, उस आधार पर वो फैसले ले रहे हैं। लेकिन इन फैसलों के साथ साथ अब थोड़ी सख्ती दिखाने की जरूरत है। और अगर कांग्रेस हाईकमान से ये सख्ती नजर आती है तो फिर कांग्रेस में जो बदलाव हो रहे हैं उनका असर जमीन पर भी जल्दी दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सामने मुकाबला बीजेपी से है, जहां पर एक व्यक्ति से ही सारा कुछ, जो उसके निर्देश पर सब कुछ बड़े बड़े परिवर्तन हो जाते हैं और कोई हूं चू नहीं करता। तो यही सख्ती, यही अनुशासन इस समय कांग्रेस की जरूरत है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि कांग्रेस ने जिस तरह से अभी ये जो 2 फैसले लिए हैं, आने वाले वक्त में भी जल्दी ही वो कोई और ऐसे फैसले लेगी और इस 2025 को वो वाकई संगठन मजबूत करने का साल बनाएगी। तो शकील जी, आपके साथ इस चर्चा के लिए आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।